हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है पूस की रात। बच्चों, पूस यानी कि पौष का महीना। भारतीय जो कैलेंडर होते हैं इनके अनुसार क्या होता है, पौष एक महीना होता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। मतलब वो इतनी ज़्यादा ठंड उस समय में पड़ती है कि आपकी क्या शरीर को कपा देने वाली, हड्डी तक कांप जाती है, ऐसी ठंड पड़ती है। तो उसी पूस की रात का वर्णन इस कहानी में किया गया है। तो बच्चों, आपने पहले भी इसका नाम सुना होगा और इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। तो आइए सबसे पहले पाठ का परिचय ले लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय किसान अंग्रेजों की शोषण परक नीतियों का गंभीर रूप से शिकार था। बच्चों, शोषण परक नीति यानी कि जब हम क्या करते हैं, जो भी ऊंचे वर्ग के लोग होते हैं वो अपने से नीचे वाले को हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं, और ऐसी उनकी नीतियां क्या कहलाती हैं, शोषण परक नीति, यानी कि शोषण करना। तो बच्चों, उसमें अंग्रेज क्या कर रहे थे, भारतीय किसानों का एक तरीके से शोषण कर रहे थे। उसका अधिकांश जीवन अभावों एवं गरीबी में गुजरता था। वह अपने समस्त प्रयासों के बावजूद अपने परिवार की मूलभूत सुविधाएं तक नहीं जुटा पाता था। बच्चों, मूलभूत सुविधाएं क्या होती हैं? मूलभूत सुविधाएं यानी कि सबसे पहले हमें जीवन के लिए क्या चाहिए, अन्न चाहिए, और फिर क्या चाहिए, वस्त्र चाहिए, और फिर घर। ये तीन चीज जो है वो हमारी क्या होती है, मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। तो उस समय किसान इसकी भी पूर्ति नहीं कर पा रहा था। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी भारतीय किसान की इसी तस्वीर को प्रस्तुत करती है। तो बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से भारतीय किसान की जो उस समय की वास्तविक स्थिति थी, जो यथार्थ उस समय का था, उसको इस कहानी के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला छूटे। गला छूटे यानी कि किसी तरह उससे हमारा पीछा छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। माघ पूस की रात घर में कैसे गुजरेगी। उसे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू एक क्षण के लिए अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। बच्चों, अनिश्चित दशा यानी कि वो कुछ भी निश्चित नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या करूं। पूस सिर पर आ गया। पूस यानी कि महीना है, जो पौष का महीना है वो क्या है, अब शुरू हो गया था। बिना कंबल के हार में रात को वह किसी तरह नहीं सो सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा। घुड़कियां यानी कि क्या करेगा, उसको बार बार डराएगा, धमकाएगा, गालियां देगा। भला तो सिर से टलेगी, यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए, डील यानी कि अपना मोटा ताजा शरीर, जो उसके नाम को गलत सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं कौन सा उपाय करेंगे। कोई खैरात देगा जो कंबल खरीद लोगे। न जाने कितना बाकी है जो किसी तरह चुकने में ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं छोड़ देते खेती, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो। मजूरी करो यानी कि मजदूरी, लोग भाषा में कहते हैं मजदूरी, मजूरी। ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए न दूंगी, न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई।
हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की तरह उसे घूर रहा था। भीषण जंतु यानी कि जो थोड़ा सा खतरनाक हो। उसने जाकर आले पर से रुपए उठाए और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब से खेती, मजदूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, ऊपर से धौंस। हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला, मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। बच्चों, दीनता यानी कि गरीबी। तो अपनी दीनता यानी कि क्या है? उसने बड़ी मुश्किल से अपनी सर्दियों के लिए पैसे इकट्ठे किए थे कि वो क्या करेगा, सर्दियों में अपने लिए कंबल खरीदेगा। लेकिन वो 3 रुपये उसने जो बहुत ही मुश्किल से इकट्ठे किए थे उसे वो अब देने पड़ रहे हैं कर्ज चुकाने के लिए। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। बच्चों, आकाश पर तारे भी ठिठुर रहे हैं, यानी कि देखिए कितनी ठंड है कि तारों को भी ठिठुरना पड़ रहा है। हल्कू अपने खेत के किनारे ईख के पत्तों की एक छतरी के नीचे, बच्चों ईख के पत्ते यानी कि ईख किसको कहते हैं? जो गन्ने के खेत होते हैं, है ना, तो उसको ईख भी कहते हैं गन्ने को। तो पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। तो उसके कुत्ते का क्या नाम था? जबरा कुत्ता। 2 में से एक को भी नींद ना आती थी, क्योंकि देखो कुत्ते को भी ठंड लग रही थी, तो ठंड के कारण उसे भी नींद नहीं आ रही थी। और साथ ही क्या, उसके पास कंबल तो था नहीं, एक चादर थी। तो क्या हो रहा था, वो भी खुद हल्कू भी कांप रहा था, इस कारण उसे भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन से चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे, तो यहाँ क्या लेने आया था? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूड़ी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। नानी के नाम को यानी कि कुत्ता जबरदस्ती क्या उसके साथ खेत में चला गया था। तो हल्कू उसको क्या कह रहा था कि तुम मेरे साथ इस तरह आ गए जैसे मैं कोई खेत में हलवा पूड़ी खाने जा रहा हूँ। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई तथा कू कू करता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। शायद उसने ताड़ लिया था कि मेरी कूकू से स्वामी को नींद नहीं आ रही। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह कमबख्त पछुआ न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। पछुआ यानी कि जो पश्चिम से चलने वाली हवा होती है उसको क्या कहते हैं? पछुआ हवा कहते हैं। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुका हूं। यह खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो भी जाए। तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू तो हल्कू कहता है, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पी कर हल्कू और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब के सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा।
कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। बच्चों, पिशाच यानी कि किसी राक्षस की तरह क्या कर रहा था, उसकी छाती को दबाए हुए था, यानी कि उसको बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से न जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिपकाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्तों के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को ही वह इतनी तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। बच्चों, एक एक अणु यानी कि एक एक छोटा छोटा कण। अणु जो पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी। बच्चों, नई स्फूर्ति यानी कि एक नई एनर्जी, एक नई ताकत जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार बुलाया पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। देखिए बच्चों, कर्तव्य का उछलना, यहाँ पर इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि उछलने का काम मानव का होता है, लेकिन यहाँ पर कर्तव्य उछल रहा है तो यहाँ पर मानवीकरण। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। बच्चों, रक्त यानी कि खून, सारा खून ऐसा लग रहा था उसको कि खून ठंड के मारे जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। बच्चों, हिम यानी कि बर्फ। ऐसा लग रहा था कि उसकी धमनियों में, नसों में खून की जगह क्या बहने लगी है, बर्फ बहने लगी है। इतना ठंडा। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े हैं। बच्चों, सप्तर्षि यानी कि 7 तारों का झुंड जिसको सप्तर्षि कहते हैं, और इन्हीं में एक तारा होता है ध्रुव तारा। तो उसने देखा कि ये तो अभी आधे आकाश भी नहीं चढ़े, यानी कि अभी तो आधी रात भी नहीं हुई है। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा, अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोर लूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है, कौन जाने कोई जानवर छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे जाते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। जबरा ने कू कू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चल दिया। बगीचे में घुप अंधेरा छाया हुआ था और उस अंधकार में निर्दयी पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। बच्चों, निर्दयी पवन यानी कि ऐसी हवा जिसको दया नहीं आ रही थी। वो क्या कर रही थी? पत्तियों को कुचलती हुई, यानी कि पत्तियों को भी उड़ाती हुई निकल जा रही थी। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक है जबरा, तुम्हारी नाक में भी कुछ सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं से एक हड्डी पड़ी मिल गई थी।
वह उसे निचोड़ रहा था। बच्चों उसे निचोड़ रहा था यानी कि उसमें जो भी बचा खुचा था उसको वो खाने की कोशिश कर रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा सी देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुर जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। बच्चों आपको पता है अलाव जलाते हैं, लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती हैं या फिर घास के पत्ते इकट्ठे किए जाते हैं और फिर उनको जला करके क्या कराया जाता है, आग सेकी जाती है, इसको कहते हैं अलाव। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हैं। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपाकर न रख सकता था। यानी कि उसको क्या है, उससे बहुत ही ज्यादा आराम लगा। ठंड उसकी भाग गई, उसको गर्मी आ गई तो क्या उसको क्या लगा, बहुत ज्यादा खुशी हुई जिसको वो छिपा करके नहीं रख सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब तो ठंड नहीं लग रही है? जबरा ने कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती रहेगी? पहले से उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने पूछ हिलाई। अच्छा आओ अलाव को कूद कर पार करें, देखो कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न करूंगा। जबरा ने आग की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कहना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में लपट लगी पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के चारों ओर घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती थी उसे आलस से दबाए लेता था। जबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नीलगायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। बच्चों नीलगाय क्या होती हैं? नीलगाय होती हैं जंगलों में रहने वाली गाय। जो क्या होती हैं, जो हमारे घरों में गाय होती हैं उनसे थोड़ी सी भारी भरकम होती हैं और खूब लंबी चौड़ी। और वो क्या करती हैं, रात को आती हैं और खेतों से फसलों को नष्ट कर देती हैं क्योंकि पूरे समूह में होती हैं, उनका एक झुंड होता है। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। आवाज से ऐसा मालूम हुआ कि वे खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की चर चर सुनाई देने लगी। उसने मन ही मन कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत में चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंडराया हुआ बैठा था। इतने जाड़े पाले में खेत जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लीहो लीहो लीहो। जबरा फिर भौंका। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दूसरे जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला पर एकाएक एक
हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी, यानी कि कुत्ता लगातार भौंक रहा था। नील गायों ने सारी फसल चट कर दी थी, साफ कर दी थी और हल्कू गरम राख के पास शांत बैठा था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ कर रखा था। बच्चों, इस पंक्ति का मतलब है अकर्मण्यता, यानी कि आलस्य ने क्या कर लिया था, उसको चारों ओर से बांध लिया था, यानी कि उसको चारों ओर से जकड़ लिया था। उसको बहुत ज़्यादा आलस आ गया था क्योंकि अलाव के पास थोड़ी गर्मी थी और वो वहाँ से हटना नहीं चाह रहा था। उसी राख के पास जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू उठा और बोला, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या लाभ हुआ? हल्कू ने बहाना बनाया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपनी खेती की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया पर चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी करनी पड़ेगी। बच्चों, मजूरी करके यानी कि मजदूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी, यानी कि कर्ज को चुकाना पड़ेगा। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। तो बच्चों, हल्कू क्या था, प्रसन्न था। अब उसे रोज रोज खेत की देखभाली करने के लिए रात को खेतों में सोना नहीं पड़ेगा, उसकी ठंड उसको सहनी नहीं पड़ेगी। तो बच्चों, ये कहानी लिखी थी मुंशी प्रेमचंद ने। कैसी लगे आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी और आपने जाना कि किस तरीके से जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय के जो किसान थे उनकी कैसी दुर्दशा थी। वे अपने लिए एक कंबल तक नहीं खरीद पाते थे, तो इस देश में कितनी गरीबी का माहौल था। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इस पाठ का अभ्यास भी जरूर कीजिए।